हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके डान के कंप्लीट एनालिसिस में, जहां पर हम करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशन को डेली बेसिस के ऊपर कवर करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको इजीली जो है अपने जो कहले के एनालिसिस ले सकते हैं और अपने एनालिटिकल अप्रोच को यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं, जो हम डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ। आज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे डिस्कशन के लिए, क्योंकि जो यहाँ पर हमें रीजनल लेवल के ऊपर डेवलपमेंट्स नजर आ रही है या ग्लोबल लेवल के ऊपर जिस तरह यहाँ पर एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए इंटरनेशनल लॉ को जिस तरह यहाँ पर वायलेट किया जा रहा है, क्या इस दौर के अंदर या इस इरा के अंदर किसी स्टेट की सॉवरेनिटी हमें यहाँ पर जो है वो उसकी प्रोटेक्शन नजर आती है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर हमें जो है वो कह लें कि डेवलपमेंट्स अभी देखने को मिली। जिस तरह यहाँ पर हमारे पास केस जो वेनेजुला का हमारे सामने केस आया, अभी जो है कह लें कि मिडिल ईस्ट के अंदर ये कह लें कि हमें चीज़ें देखने को मिल रही है। इसी तरह यहाँ पर चाइना और ताइवान के दरमियान हमें चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जो डेवलपमेंट्स यहाँ पर हो रही हैं डेली बेसिस के ऊपर। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, जो अभी कह लें कि जिस तरह दुनिया के अंदर जो वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट का एक सिलसिला स्टार्ट हो चुका है, और जिस तरह पाकिस्तान की एक फॉरेन पॉलिसी अभी कह लें कि बिल्कुल कह लें कि बैलेंस अप्रोच के साथ हमें नजर आती है, क्या इसको डायलेमा का शिकार हो सकती है इन फ्यूचर। अगर देखा जाए जिस तरह मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान को लेकर जो है वो कह लें कि जो चेंजेस आ रही हैं अभी, ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पर देखने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं, लिविंग इन द इंटरेस्टिंग टाइम्स। तो ये बेसिकली इस बात के ऊपर गौर किया जा रहा है कि जो अभी कह लें कि रीजनल लेवल के ऊपर या ग्लोबल लेवल के ऊपर हमें जो डेवलपमेंट्स होती हुई नजर आ रही हैं, तो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है इसको डिस्कस किया गया। उसके बाद ट्रबलिंग इवेंट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम बात करेंगे ईरान की, जो अभी कह लें कि सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें ईरान के अंदर देखने को मिल रही है, और किस तरह यहाँ पर कह लें कि फॉरेन कंट्रीज का यहाँ पर इंटरफेरेंस देखने को मिल रही है। जिस तरह इजराइल या यहाँ पर कह लें कि यूएसए की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई हैं उनको भी देखेंगे। और हमारे पास जो नेक्स्ट रहेगा सफोकेटिंग यहाँ पर जो एग्जिस्टेंस, इस चीज को डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो है कह लें कि पैलेस्टाइन को लेकर है, और यूएनओ ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास एडिटोरियल रहेगा। ठीक है, तो ये वो रिपोर्ट है जो आप जो है अपने एग्जाम के अंदर भी बेसिकली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फॉरेन अफेयर्स अगर बात की जाए, हमारे फॉरेन अफेयर्स के वार्न्स अगेंस्ट ट्रैवल टू ईरान एम्ड अनरेस्ट ईरान ए नेशन इन टर्मोइल, इस चीज को यहाँ पर देखेंगे और इसको यहाँ पर इसके साथ जो है बेसिकली लिंक करने वाले हैं, क्योंकि हमारा पाकिस्तान का क्या स्टैंड है इसके ऊपर ये डिस्कशन में लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पाकिस्तान की जिस तरह बैलेंस अप्रोच के साथ यहाँ पर हमें फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन रिलेशंस देखने को मिल रहे हैं, तो पाकिस्तान को यहाँ पर जो है वो कह लें कि रीजनल स्टेबिलिटी और रीजनल सिक्योरिटी की यहाँ पर बात करनी चाहिए। तो ये चीजें यहाँ पर डिस्कशन में लेकर आएंगे। ठीक है, उसके बाद है वेनेजुला स्टाइल स्ट्राइक ऑन ताइवान कुड प्रूव ट्रिकी फॉर चाइना एनालिसिस। इसका एनालिसिस करने वाले हैं, क्या चाइना भी ताइवान के ऊपर इस तरह कर सकता है कि जिस तरह यूएसए ने वेनेजुला के साथ किया, जो एयर स्ट्राइक्स की, और यहाँ पर जो निकोलस मदुरो को यहाँ पर जो है वो अरेस्ट किया गया, क्या चाइना भी ताइवान के साथ ऐसा कर सकता है? तो इसके ऊपर एनालिसिस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आज हमारे पास जो टॉपिक्स रहेंगे 5 टॉपिक्स हैं, जो हमारे ओपिनियंस भी हैं, एडिटोरियल्स भी हैं और आर्टिकल्स भी हैं। ठीक है, इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उसके साथ हम यहाँ पर वोकैब की जो है वो लास्ट में लिस्ट लाजमी डिस्कस करते हैं, जो हमारे कह लें उर्दू मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग के साथ अंडरस्टैंड करते हैं, और उसके बाद अपनी राइटिंग स्किल के अंदर कैसे यूज करते हैं इंग्लिश वोकैब को, ये भी डिस्कस करते हैं। उसके साथ साथ जो है वो हम हर वर्ड के एटलीस्ट 2 सिनोनिम्स भी साथ साथ डिस्कस करते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी जो है वो ईजी हो जाता है कि आप जो है वो अपने एग्जाम के लिए जो है वो क्या कर सकते हैं, एक तो वोकैब को कंपाइल कर सकते हैं, सेकंड अपना राइटिंग के अंदर जो है क्या कर सकते हैं, अपनी वोकैब की वेरिएशन लेकर आ सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, अब बात करेंगे, सबसे पहले जो टॉपिक रहेगा हमारे पास लिविंग इन इंटरेस्टिंग टाइम, इस चीज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर देखा जा रहा है जिस तरह दुनिया के अंदर, मैंने पहले भी बताया, रीजनल लेवल के ऊपर या ग्लोबल लेवल के ऊपर जिस तरह चेंजेस आ रही हैं, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी हमें देखने को मिल रही है आफ्टर कह लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान,
पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर सराहा जा रहा है, यहाँ पर रीजनल लेवल के ऊपर देख ले या ग्लोबल लेवल्स के ऊपर, ठीक है। तो इस चीज को देखने वाले तो पाकिस्तान के अभी पूरे अगर देखा जाए फॉरेन रिलेशंस पूरा बैलेंस अप्रोच के साथ चल रहे हैं। जिस तरह रशिया और यूएसए के दरमियान में अभी कॉन्फ्लिक्ट है, तो अब कॉन्फ्लिक्ट किस चीज को लेकर है, बेसिकली रशिया और यूक्रेन की वॉर है, और उसके ऊपर जो है वो कह लें कि यूरोपियन कंट्रीज ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या किया, रशिया के ऊपर टोटली यहाँ पर सैंक्शंस लगा दिए। तो अब अगर देखा जाए तो नेक्स्ट उनका जो है वो कह के न्यू स्टार्ट ट्रीटी भी एंड हो रही है यहाँ पर 4 फेब से। तो अभी देखना है कि नेक्स्ट होगी, आगे एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, ये भी अभी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का रिलेशन यूएसए के साथ अगर देखें या हम रशिया के साथ देखें तो बैलेंस अप्रोच के साथ है, लेकिन चाइना और कह लें कि यूएसए के जो हमें यहाँ पर टसल या स्ट्रेटेजिक कंपटीशन देखने को मिलता है। तो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि दोनों के साथ यहाँ पर हमें बैलेंस अप्रोच के साथ जो है वो डील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज है। यहाँ पर जो है पाकिस्तान की जो जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक की तरफ जो पॉलिसी शिफ्ट हुई है, तो ये पाकिस्तान के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी और ये एक चीज पाकिस्तान के अंदर प्रॉस्पेरिटी लेकर आ सकती है, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट को इंश्योर करवा सकती है। ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले यहां पर देखेंगे यूनिलैटरल असल्शन की बात करें, अ वर्ल्ड रीशेप्ड माइट। अगर देखा जाए जिस तरह हमने लास्ट टाइम जो है यहां पर ओपिनियन एक डिस्कस की थी कि व्हेन माइट्स बिकम्स राइट एंड राइट्स बिकम फ्रेजिल, ठीक है, यहाँ पर कमजोर, जब जिसकी लाठी जिसकी भैंस जब वही ताकतवर बन जाते हैं और अपनी ताकत को कह लें कि अपने हक के लिए इस्तेमाल करते हैं और वो कहते हैं कि ये हम हमारा हक है, तो वो फिर क्या होता है कि जहां पर जो राइट्स होते हैं वो फिर यहाँ पर कमजोर पड़ जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेजिल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कमजोर पड़ जाना। तो हमने यहाँ पर जो हमारा प्रीवियस था उसके अंदर 3 ऐसे की स्टेटमेंट डिस्कस की थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जो हमारे लिए। तो अगर जितने भी आप CSS एस्पायरेंट है जो डेली बेसिस के ऊपर आप डिस्कशंस कर रहे होते हैं उनको लाजमी नोट डाउन किया करें। बेसिकली अगर यहाँ पर अगर देखा जाए प्राइमरीली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऐसे की स्टेटमेंट्स को लाजमी नोट डाउन किया करें, उसको क्रैक करने की कोशिश किया करें, आउटलाइन बनाएं, ठीक है, उसके ऊपर, ठीक है। आप हमारे साथ भी शेयर कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम उसकी एवेल्युएशन करेंगे, ठीक है। और अगर देखा जाए तो मेरे ऑलरेडी पूरे ऐसे के 14 लेक्चर्स जो है वो मेरे प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल है, वो आप ऐसे के लेक्चर जो है आप ले सकते हैं, ठीक है। वो एक्सपीरियंस बेस्ड है, जिस तरह हमने क्वालिफाई किया, मैंने क्वालिफाई किया एसएस, उसी तरह सेम जो है वो पैटर्न के ऊपर पूरे जो है मैंने लेक्चर कवर किया है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमारे पास रहेगा फॉरेन पॉलिसी को लेकर है, ट्रेडिशनल रूल बेस्ड ऑर्डर, जो कह लें कि इंटरनेशनल लॉज बनाए गए आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, यूएनओ बनाए गए, यहाँ पर जो है वो कह लें कि इंटरनेशनल एमनेस्टी जो है ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, ठीक है, ह्यूमन राइट्स के जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई। हुआ क्या था कि यहाँ पर जो डीके हमें देखने को मिला वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, 2 के दौरान इतने लोग, लाखों लोग यहाँ पर मारे गए, लेकिन देखिए उसके अंदर सबसे ज्यादा अफेक्टेड हमें जापान ही नजर आता है, हिरोशिमा और नागासाकी। लेकिन उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी कि यहाँ पर कोऑपरेशन की बात की गई थी कि लोग क्या करें, यहाँ पर स्टेट आपस में कोऑपरेट करें ताकि जो इस तरह के मामलात से बचा जा सके। बैलेंस ऑफ पावर की यहाँ पर हमें बात नजर आई। लेकिन हो क्या रहा है कि वही जो इंटरनेशनल लॉज बनाए गए थे यहाँ पर कह लें कि स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो आज वही हमें यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ वायलेट होते हुए नजर आते हैं ग्लोबल पावर्स के द्वारा। अब देखें वही बात आती है कि माइट इज राइट। देखा जाए तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत है, इकोनॉमिक ताकत है, मिलिट्री ताकत है, या कह लें कि पॉलिटिकल पावर है, तो वो क्या कर सकता है कि इन लॉज को क्या वो तोड़ सकता है। तो ये हमें यहाँ पर केस देखने को मिला था वेनेजुला वाला, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के अगर देखा जाए यहाँ पर ग्लोबल रीजनल पावर्स आर इंक्रीजिंगली असल्टिंग डोमिनेंस विदाउट रेस्ट्रेंट, बिना किसी रुकावट के जो है वो कह लें कि काम जारी रखे हुए हैं पूरा, ठीक है। द ओनली रिमेनिंग चेक ऑन पावर अपीयर्स टू बी द कंटेम्प्ट of the power itself and a trend mirrored in a domestic politics where might is right prevails। हो कह रहा है कि जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये चीजें हमें देखने को मिल रही है, क्या वो हमें स्टेट के अंदर देखने को नहीं मिल सकती? क्या हमारी स्टेट्स के अंदर इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिल सकती? तो डेफिनेटली वो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है, माइट इज राइट। तो अब पाकिस्तान की जो मैं फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहा था, तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बैलेंस अप्रोच के साथ है और इसी अप्रोच के साथ होनी चाहिए, और जियो इकोनॉमिक यहाँ पर पॉलिसी होनी चाहिए जिस तरह चाइना की हमें नजर आती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो हमें फॉरेन पॉलिसी को लेकर फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करें, मिडल ईस्ट रीशेपिंग। अब हो क्या रहा है कि
पैलेस्टाइन और गजा को लेकर जो यहाँ पर हमें वॉर देखने को मिली, उसके बाद पाकिस्तान ने एज ए मेडिएटर रोल भी प्ले किया और यहाँ पर जितने भी सीज फायर करवाने में अहम किरदार अदा किया था। जब ये हम कह सकते हैं कि जिस तरह यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर हुआ था कि पाकिस्तान ने जो है पीस प्रोसेस में अपना रोल प्ले किया था, तो इसी तरह हमें पैलेस्टाइन के अंदर भी पाकिस्तान ने जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और यहाँ पर कह लें कि इजिप्ट के अंदर शर्म एल शेख के अंदर जो मीटिंग हुई और यहाँ पर सीज फायर करवाएगी, तो यहाँ पर कह लें कि लाखों कह के हज़ारों जिंदगियाँ जो है वो बचेगी, जो जेनोसाइड हमें देखने को मिल रही थी पैलेस्टाइन के अंदर। लेकिन हो क्या रहा है कि उसके साथ साथ यहाँ पर लीबिया है या सीरिया है या ईरान के अंदर जो यहाँ पर हमें क्योटिक सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो पाकिस्तान अभी रिसेंटली जो आसिम मुनीर साहब है, उन्होंने भी लीबिया का दौरा किया था, तो दोनों कंट्रीज के दरमियान में हमें यहाँ पर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप नजर आई। उसके बाद जॉर्डन के साथ हमें नजर आई। इसी तरह हमारे जो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी है, उन्होंने अभी रिसेंटली इराक विजिट किया, तो दोनों कंट्रीज के दरमियान में एक कोऑपरेशन नजर आया हमें यहाँ पर, ठीक है। तो ईरान अगर देखा जाए तो रिसेंटली जो है ईरान के जो सुप्रीम लीडर है सिक्योरिटी के, वो कह लें कि पाकिस्तान अली लरजानी जो वो भी पाकिस्तान इस्लामाबाद विजिट किया। दोनों कंट्रीज के दरमियान में यहाँ पर हमें स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप देखने को मिली। अब हो क्या रहा है कि जो रीजनल लेवल का हमें अफगानिस्तान की तरफ से जो टेररिज्म का यहाँ पर खतरात लाक है, वो चीज़ यहाँ पर जो है डिस्कस की गई। लेकिन क्या हुआ कि तेहरान के अंदर मीटिंग होती है, 10 कंट्रीज आते हैं, लेकिन यहाँ पर अफगानिस्तान इस मीटिंग को अटेंड नहीं करता, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर अफगान तालिबान गवर्नमेंट है, जो उनको जो बोला जाएगा कि मिलिटेंट्स ग्रुप्स को यहाँ पर कंट्रोल किया जाए, लेकिन वो नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें तो, लेकिन पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है बड़ी पॉजिटिव। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर एक और भी देखने को मिली, जो ग्रेटर इजराइल की बात हो रही है यहाँ पर आज रीजनल लेवल के ऊपर हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। जिस तरह इजराइल ने सोमाली लैंड को जो है यहाँ पर कह लें कि एक्नॉलेज किया है एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट, जो अभी कह लें कि एक डिस्प्यूटेड कह लें कि स्टेट है सोमालिया की। तो सोमाली लैंड जो है बेसिकली अलग हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, और इसको सबसे पहले जो एक्नॉलेज करने वाला है वो यहाँ पर इजराइल नजर आता है। तो इजराइल यहाँ पर चाह रहा है कि बेसिकली जो गजा के अंदर बाद में फिर अगर देखा जाए तो लीबिया है, सीरिया है, उसके बाद अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पर ईरान के अंदर इंटरफेरेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो पाकिस्तान की अगर फॉरेन पॉलिसी की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के बैलेंस अप्रोच के साथ मिडल ईस्ट के साथ जो रिलेशंस कंटिन्यू है, और पाकिस्तान को हमेशा जो अपने फॉरेन पॉलिसी का जो मेन प्रिंसिपल है कि यहाँ पर रीजनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, यहाँ पर पीस होना चाहिए, और अगर देखा जाए तो किसी की इंटरफेरेंस या अग्रेसिव यहाँ पर बिहेवियर को भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा अकॉर्डिंग टू मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये भी यहाँ पर हमें स्टेटमेंट देखने को मिलती है। उसके बाद अगर बात की जाए इकोनॉमिक लिवरेज की, अगर बात की जाए जिस तरह यहाँ पर कतर के अंदर इजराइल के जो अटैक किए गए लास्ट टाइम हमने प्रीवियस ईयर में देखे, तो अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो यहाँ पर अपनी जगह पे नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह ग्रेटर इजराइल की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। अब यही चीजें हो रही है, लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिसी है या पाकिस्तान के गल्फ के साथ जो रिलेशन हमें देखने को मिले, चाहे यहाँ पर कह लें कि यमन के अंदर जो अभी क्राइसिस हुआ, तो पाकिस्तान के रिलेशंस वहां भी बैलेंस अप्रोच के साथ थे, और बात की गई थी कि यहाँ पर रीजनल पीस होना चाहिए, रीजनल सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है, और किसी की यहाँ पर सपोर्ट नहीं की। अगर बात की जाए तो पाकिस्तान एज ए न्यूट्रलिटी यहाँ पर शो की का, लेकिन बैलेंस अप्रोच के साथ, ताकि यहाँ पर पीस जो है वो मेंटेन हो सके, ठीक है, ये चीजें हैं। अब बात की जाए इमर्जिंग डिफेंस पैकेट की, अगर बात की जाए तो पाकिस्तान यू नो वेरी वेल कि जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान में हमें यहाँ पर स्ट्रैटेजिक डिफेंस पैकेट नजर आता है। एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पर कह लें कि हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम अगर देखा जाए एज ए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप उभर रहा है, और ये एक सबसे बड़ी चीज हमें यहाँ पर नजर आती है, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर ब्लूमबर्ग जो यहाँ पर हमें रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि जो टर्की अब ये ख्वाहिश जाहिर की है कि वो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो स्ट्रैटेजिक डिफेंस पैकेट को ज्वाइन करना चाहता है, और मिडल ईस्ट और साउथ एशिया के अंदर अपनी बैलेंस ऑफ पावर या अपना एक इन्फ्लुएंस वो क्रिएट करना चाहता है। तो ये भी एक चीज है कि जिस तरह नेटो का आर्टिकल जो 5 है वो डील करता है कि एक स्टेट के ऊपर हमला किया जाएगा तो समझो सब स्टेट के ऊपर हमला है, तो इसी तरह जो है वो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है वो बनाने की बात की जा रही है। अब वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात की जाए यहाँ पर, तो क्या हो रहा है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो अभी कह लें कि वेनेजुला की केस की बात कर रहे हैं हम, वेस्टर्न हेमिस्फीयर प्रोजेक्शन द यूएसए रिवाइव्ड मोनोरो डॉक्ट्रिन।
अब हो क्या रहा है कि जो मनोरो डॉक्ट्रिन, मैंने पहले भी काफी जो है वो कह कि इसके ऊपर एनालिसिस भी किया, डिस्कस भी कर चुका हूं कि मनोरो डॉक्ट्रिन बेसिकली आपका 1823 के अंदर जेम्स मनोरो ने, जो 5th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के रहे थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। और ये बेसिकली अपोज थी यहाँ पर कॉलोनियलिज्म के, यूरोपियन कॉलोनियलिज्म के, क्योंकि उस वक्त अगर देखा जाए स्पेनिश जो है वो यहाँ पर अमेरिकन स्टेट्स को यहाँ पर कॉलोनीज बना रहे थे, तो देखा जाए फिर उस वक्त इंट्रोड्यूस करवाई थी। और ये कह ले कि फॉरेन पॉलिसी के एक पोजीशन है यूएसए की के ये मनोरो डॉक्ट्रिन के, किसी को भी बाहर से आकर जो है वो कह ले कि हमारे स्टेट्स या हमारे बड़े आजम के अंदर किसी भी कंट्री को जो है कॉलोनी नहीं बनने देंगे, यहाँ पर हमारा राज रहेगा और हमारा रीजनल एक कह ले कि हेजमनी हम यहाँ पर होनी चाहिए। तो क्या किया गया, अभी वही मनोरो डॉक्ट्रिन जो है डोनरो डॉक्ट्रिन में कन्वर्ट कर दी गई। डोनाल्ड ट्रंप, यहाँ पर डोनरो डॉक्ट्रिन हमें नजर आती है जो अभी वेनेजुला के हमें नजर आती है कि वेनेजुला के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो ड्रग्स के नाम पर और क्या कहते हैं नार्को टेररिज्म के नाम पर जो है वो कल निकोलस मदुरो को यहाँ पर अरेस्ट किया जाता है। और अगर देखा जाए तो फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या काराकस के अंदर जो हमें यहाँ पर ऑयल रिजर्व्स नजर आते हैं, तो यहाँ पर अगर देखा जाए इंडिया, चाइना और यहाँ पर रशिया ये सबसे ज्यादा इन्वेस्टर थे। और यहाँ पर अगर देखा जाए चाइना सबसे ज्यादा लार्जेस्ट यहाँ पर इंपोर्टर था ऑयल का वेनेजुला के अंदर। तो वो ऑलरेडी 67 बिलियन डॉलर जो है चाइना इन्वेस्ट कर चुका था यहाँ पर वेनेजुला के अंदर। तो अभी पूरा यहाँ पर जो है कि इंटर्म गवर्नमेंट जो आई है यहाँ पर डेल्सी रोड्रिगोज जो है वो कॉपरेट किया है यूएसए के साथ, और यहाँ पर यूएसए जो है अब ऑयल रिजर्व को यूज करने वाला है। तो ये चीज है, लेकिन पाकिस्तान की यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी हमें बड़ी बैलेंस अप्रोच के साथ नजर आ रही है, ठीक है, कोई स्टांस नहीं लिया वहां पर। लेकिन एक चीज है कि यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ को जो वायलेट किया गया, और यहाँ पर यूएनओ के अंदर जो अभी इमरजेंसी सिक्योरिटी यहाँ पर कह ले के काउंसिल का इजलास होता है, तो उसमें पाकिस्तान के जो एम्बेसडर है उन्होंने बड़े ही क्लैरिटी के साथ जो है वो कह ले के बात की है कि जो इंटरनेशनल लॉज को यहाँ पर वायलेट किया गया है, इस तरह जो है वो नहीं होना चाहिए। ये एक कह ले के रीजनल लेवल और ग्लोबल लेवल के पीस को एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इसी तरह जो जनरल सेक्रेटरी हमें नजर आता है एंटोनियो गुतेरेस, वो भी यही बात करते हैं कि ये बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है जो यहाँ पर यूएसए की तरफ से किया गया, तो ये नहीं करना चाहिए था। तो ये काफी क्रिटिसिज्म यहाँ पर जो है व्हाइट हाउस के अंदर ऑपोजिशन की तरफ से भी देखने को मिला कि ये काम करने से पहले जो है वो कह ले कि व्हाइट हाउस के अंदर बिल जो है वो पास करना चाहिए था। तो ये चीज नजर आई। उसके बाद यूरोपियन सिक्योरिटी की अगर रिकैलिब्रेशन की बात की जाए, Russia's territorial gains in Ukraine underscores the fragility of USA security guarantees. The USA now urges Ukraine to accept losses, nearly halting military aid, and while demanding European NATO states democratically increase defense spending and forging a fundamental reassessment of continental defense. अब देखा जाए तो हो क्या रहा है कि जो रशिया और यूक्रेन के दरमियान में हमें अभी वॉर नजर आ रही है, तो यूएसए की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो रशिया ऑलरेडी जो कह ले कि यूक्रेन की टेरिटरी को जो है वो कैप्चर कर चुका है, तो क्या करना चाहिए, ये यूक्रेन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जो 20% है या डॉनबेस डिस्प्यूटेड एरिया, उसको जो है वो रशिया के हवाले कर देना चाहिए। तो ये एक चीज हमें यहाँ पर नजर आती है। लेकिन इन सारे वोल्टाइल एनवायरनमेंट में जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी नेविगेटेड कॉम्प्लेक्सिटीज और मेंटेनिंग प्रोडक्टिव रिलेशंस विद की मिलिट्री पावर्स एंड गल्फ स्टेट्स, और जिस तरह हमें यहाँ पर नजर आता है कि इन कॉम्प्लेक्सिटीज के दौरान क्या हुआ कि पाकिस्तान ने जो अपनी पॉलिसी को कह ले कि एक बड़ी बैलेंस अप्रोच के साथ और प्रोडक्टिव रिलेशंस यहाँ पर कायम किया है पूरे कंट्रीज के साथ, अगर यहाँ पर देखा जाए तो, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ पर नजर आती है। अब बात करते हैं जिस तरह, क्योंकि पाकिस्तान ने जो फौरन जो रिस्पांस किया था यहाँ पर मिसाइल्स का, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में, तो उसके बाद से पाकिस्तान को काफी जो है रीजनल लेवल और ग्लोबल लेवल के ऊपर जो है इसकी जो है वो कह ले कि सराहा जा रहा है। अब बात करते हैं जो सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यहाँ पर कह ले कि इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है ईरान के अंदर, तो ये चीज डिस्कस करने वाले हैं और पाकिस्तान ने यहाँ पर इस चीज का क्या स्टांस लिया है, क्या यहाँ पर रिजीम चेंज होने वाली है, इस चीज को भी देखने वाले हैं। जिस तरह यूएसए की यहाँ पर हमें स्टेटमेंट्स मिल रही है, जिस तरह इजराइल का हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है, जिस तरह लीबिया के अंदर इंटरफेरेंस, सीरिया के अंदर जिस तरह इंटरफेरेंस देखने को मिल रही है गजा के अंदर लेकर, तो इसको डिस्कस करने वाले जो अभी ईरान के अंदर जो क्योटिक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, इस चीज को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। Iran unfolding crisis are test for resolve. Troubling events have been widespread. Violent protest in Iran present significant challenge to
गवर्नमेंट, अब यहाँ पर इतने प्रोटेस्ट हो चुके हैं कि गवर्नमेंट जो यहाँ पर कह लेते हैं अयातुल्लाह खुमैनी जो है यहाँ पर सुप्रीम लीडर है, उनको यहाँ पर निकालने की बात की जा रही है, क्योंकि ये टोटली अभी देखा जाए तो इस्लामिक स्टेट नजर आती है। और यहाँ पर जो पहले 1979 के अंदर जब यहाँ पर कह ले कि इरानियन रेवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है, मोहम्मद रिजा पहलवी जो यहाँ पर प्रो वेस्टर्न हमें नजर आते हैं, और उसको जो है वो कह ले कि 1950s के बाद भी जो है इंस्टॉल करने की बात की गई थी, जब प्राइम मिनिस्टर मुसद्दक जो हमें यहाँ पर नजर आए थे जो ईरान के। तो उस वक्त भी अगर देखा जाए तो यूएसए ने काफी कोशिश की थी कि शाह को यहाँ पर क्या किया जाए, इंस्टॉल किया जाए। अब शाह अगर देखा जाए तो यहाँ पर अभी कहा यह जा रहा है कि ये जोनिस्ट यहाँ पर आइडियोलॉजी यहाँ पर नजर आ रही है, जो बेसिकली फोर्स कर रहे हैं आयतुल्लाह खुमैनी को प्रोटेस्ट में, और लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि वो ज्वाइन करें और यहाँ पर जो है सिचुएशन को एस्केलेट किया जाए। लेकिन गवर्नमेंट ये कह रही है कि ईरान के कि इस मसले को यहाँ पर सॉल्व किया जाए, इस प्रोटेस्टर्स को यहाँ पर खत्म किए जाएंगे, और यहाँ पर जो फॉरेन इंटरफेरेंस को यहाँ पर रोका जाएगा, किसी की भी इंटरफेरेंस यहाँ पर नहीं चाहिए। ये एक कह ले कि सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक टर्मोइल है ईरान के अंदर, और इसको यहाँ पर खत्म करना पड़ेगा। जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको क्या अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टेट के अगेंस्ट जो है वो कह ले के काफी चीजें जो है एस्केलेट कर रहे हैं, जिसको यहाँ पर जो है वो एरेडिकेट करना पड़ेगा। सबसे पहले एस्केलेटेड डोमेस्टिक अरेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, चाहे यहाँ पर स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज यहाँ पर ऑलमोस्ट बंद कर दी गए। यहाँ पर पूरा क्रैकडाउन चल रहा है। अगर देखा जाए तो इंटरनेट सर्विस भी यहाँ पर हमें नहीं देखने को मिल रही। तो ये चीज है इन्फ्लेशन। बेसिकली ये जो इनिशियल हमें यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, जो मेन मुद्दा था यहाँ पर ईरान के अंदर, इन्फ्लेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब यहाँ पर देखें तो $1 के इवेंट 14 लाख हमें यहाँ पर ईरानी रियाल देखने को मिलते हैं। जिस तरह जो है वो कह ले के हिस्ट्री उठाकर देखें, जिस तरह ईरानियों को यहाँ पर कह ले के सैंक्शंस का सामना है, तो इनकी करेंसी बड़ी डाउन चले। लोग सिर्फ यहाँ पर एक सब्जी लेने के लिए कह ले के वो कह ले के थब्बा पैसे दा पार के फिर लेके जाके जो है ना वो कहते हैं कि सामान यहाँ पर परचेज करके लेकर आते हैं। तो इतनी करेंसी यहाँ पर डाउन हमें नजर आती है। डीवैल्यूएशन और उसके बाद डेप्रिसिएशन, दोनों चीजें नजर आती है। इन्फ्लेशन से यहाँ पर मामला गड़बड़ होता है, और जो यहाँ पर जो कह लेके प्रोटेस्ट हमें यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आता है, जिसकी वजह से बहुत सारा यहाँ पर लॉस भी होता हुआ हमें नजर आता है। एक्सटर्नल इंटरफेरेंस एंड प्रोपेगेंडा की अगर बात की जाए, इन्फ्लेमेटरी rhetoric from American leaders risk exacerbating tensions and endangering Iranians. The communications blackout makes it difficult to distinguish facts from the propaganda in international reports. अब इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में यही किया जा रहा है कि जो यूएसए की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई हैं कि अगर ईरान अगर जो जितने भी प्रोटेस्ट को अगर वो कह लें कि उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई करता है या उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो उनको यहाँ पर रोका जाएगा। और यही चीज़ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो है वो कह लें कि किया कि ये जो स्टेटमेंट्स है, ये कम्युनिकेशन है, इस चीज़ ने मजीद जो है यहाँ पर सिचुएशन को जो है वो यहाँ पर बिगाड़ा है, ये चीज़ है। उसके बाद डीप रूटेड इंस्टेबिलिटी की अगर बात की जाए, डेकेड ऑफ क्रिपलिंग सैंक्शंस एंड द रीसेंट वॉर विद इजराइल हैव वीकेंड द कंट्री। अगर देखा जाए जिस तरह ईरान यहाँ पर इजराइल के साथ वॉर लड़ा है, और जिस तरह जो है यहाँ पर यूएसए की तरफ जो 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर यहाँ पर अटैक देखने को मिला, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ईरान यहाँ पर खोखला हमें यहाँ पर नजर आता है। उसकी रीजन क्या है कि उतने, एक तो उसके ऊपर सैंक्शंस इतने लगे हुए हैं, दूसरा वो इतनी वॉर्स यहाँ पर लड़ रहा है। तो कंट्री को यहाँ पर अगर देखा जाए इंटरनली जो है हमें यहाँ पर वीक नजर आता है। द करंट क्राइसिस इज कल्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप एंड ग्रोइंग पॉलिटिकल डिससैटिस्फैक्शन यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक तो यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ चुकी है, इकोनॉमिक क्राइसिस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है ईरान के अंदर, ये सबसे बड़ी वजह है। रीजनल इंप्लीकेशन फॉर पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो जैसे ब्रदरली नेशन है। पाकिस्तान मस्ट नेविगेट द अनफोल्डिंग सिचुएशन cautiously and it seeks to avoid any conflict spilling over and advocating for internal resolution while remaining wary to external exploitation। पाकिस्तान को इस इंटरनल मामले से अलग रहना चाहिए, लेकिन किसी बाहर से फॉरेन इंटरफेरेंस यहाँ पर नहीं एक्सेप्ट की जाएगी। जिस तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि फॉरेन यहाँ पर अगर देखा जाए एग्रेसिव बिहेवियर किसी स्टेट के अंदर यहाँ पर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये चीज यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से बड़ी क्लैरिटी है। हम ईरान के मामले में इंटरनल मामले में दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन ये भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि कोई बाहर से आकर जो है वो इंटरफेरेंस करे। ये चीज भी हमें यहाँ पर नजर आती है, ठीक है।
तो पाकिस्तान अगर टोटली अगर देखा जाए तो इसमें बिल्कुल भी जो इंटरफेरेंस नहीं करेगा और ना ही आप वो कहते हैं कि हम करेंगे, ठीक है। सफोकेटिंग एग्जिस्टेंस की बात की जाए तो यूएनओ ने अभी रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश की है, इजराइल्स अपार्थाइड इन वेस्ट बैंक। अब हो क्या रहा है कि अपार्थाइड अगर देखा जाए बोला गया है यूएनओ की रिपोर्ट के अंदर इजराइल को, है ना, जिस तरह यहाँ पर जो है कह ले कि जेनोसाइड हुई, ह्यूमन क्राइसिस या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हमें देखने को मिला, बच्चे यहाँ पर मारे गए। ऑलमोस्ट अगर बोला जाए तो 65,000 से भी ज्यादा पैलेस्टाइन यहाँ पर जेनोसाइड के चक्कर में जो है वो कह ले कि जेनोसाइड हुई उनके और वो मारे गए। अगर देखा जाए तो पूरा कह ले के मिलियंस लोग जो है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमें नजर आती है। लेकिन इसके साथ साथ हो क्या रहा है कि यूएनओ की रिपोर्ट यही कह रही है कि यहाँ पर जो है कह ले के पूरा एक हमें कह ले के अपार्थाइड जो है यहाँ पर देखने को मिला, जो इजराइल ने यहाँ पर एस्केलेट किया। अब लेकिन यूएनओ की रिपोर्ट को जो है वो इजराइल ने यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है, ये चीज यहाँ पर देखने वाली है। स्टेट्स है इजराइल सिस्टम ऑफ रूल द ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक constitutes apartheid. This echoes long standing warning from human rights groups, Palestinians। उसके बाद हमारे पास highlighting systemic repression, systemic asphyxiation, इसको क्या बोला जाता है, asphyxiation बोला जाता है, ठीक है, जहां पर Palestinians faces discriminatory laws and practices limiting access to water, education, health care and livelihood। अब ये है यूएनओ की रिपोर्ट में बोला जा रहा है कि वो कह रहा है एक तो वाटर की एक्सेस नहीं मिल रही, एजुकेशन की एक्सेस नहीं मिल रही, हेल्थ केयर फैसिलिटीज की एक्सेस नहीं मिल रही, उसके बाद लिवलीहुड की यहाँ पर जो रह सकने की वो भी यहाँ पर नहीं मिल रही। डिजाइन टू प्रिविलेज इजराइल सेटलर्स, यहाँ पर सेटलर्स हमें नजर आते हैं। ड्यूअल लीगल सिस्टम अगर देखा है, सिविल लॉ फॉर इजरायली सेटलर्स, मिलिट्री लॉज फॉर पैलेस्टीनियंस, ठीक है, लीडिंग टू लैंड कॉन्फिस्केशन। पूरा जो है अगर देखा जाए तो इजराइल ने यहाँ पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से जितने भी लॉज हैं अगर देखा जाए तो वो सारे यहाँ पर तोड़ दिए गए, सिविल जितने भी लॉ थे, और जो पैलेस्टाइनियन जो प्रोटेक्ट करते थे वो भी यहाँ पर तोड़ दिए गए। गजा शैडो की बात की जाए, दिस रिपोर्ट follows a separate UN inquiry describing Israel's action in Gaza as a genocidal where civilians endure immense suffering amidst global inaction। अगर देखा जाए तो फिर यूएनओ की रिपोर्ट ने बड़ी क्लैरिटी के साथ यहाँ पर कहा है कि जो इजराइल ने यहाँ पर किया है वो एक बिल्कुल सरासर ज्यादती भी है, अपार्थाइड हमें नजर आता है और जेनोसाइड हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इंटरनेशनल इनएक्शन अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया इस मामले के ऊपर चुप थी, किसी ने भी कोई बात नहीं की। तो ये अगर देखा जाए तो रिसेंटली जो है कह लें कि सीज फायर करवाई गई गजा के अंदर, पैलेस्टाइन के अंदर, और ये बिल्कुल काम हुआ जो इजिप्ट के अंदर हुआ, ठीक है, और यूएसए की तरफ से डिस्पाइट इजरायली डिसमिसल ऑफ द रिपोर्ट अब्सर्ड, वो कह ले कि बेवकूफाना जो है ये एक रिपोर्ट है, अब्सर्ड है, अब्सर्डिटी यहाँ पर जो है इस रिपोर्ट के अंदर नजर आती है। तो यूएनओ फाइंडिंग्स डिमांड टेंजिबल कॉन्सिक्वेंसेस टू एड्रेस ऑनगोइंग ह्यूमन राइट्स क्राइसिस। तो यहाँ पर यूएनओ ने यहाँ पर बेसिकली फोर्स किया है कि जो जितने भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहे हैं उनको जो है यहाँ पर रोका जाना चाहिए। लेकिन इजराइल इस रिपोर्ट को बेसिकली क्या बोल रहा है, ये एक एब्सर्ड रिपोर्ट है, इसके अंदर एब्सर्डिटी जो है यहाँ पर नजर आती है, मींस यहाँ पर जो बेवकूफाना जो यहाँ पर हमें नजर आती चीज वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो है कह ले के यूएनओ ने भी इसके ऊपर बात की है, लेकिन इजराइल जो है वो विद सपोर्ट यूएसए जो है वो कह लें कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर जो है अपनी हेजमनी जो हमें यहाँ पर ग्रेटर इजराइल देखने को मिल रहा है, तो वो चीज हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर जो इजराइल कर रहा है। अब बात करेंगे यहाँ पर फॉरेन अफेयर्स जो हमारे ऑफिस है, वार्न किया है कि वो बेसिकली जो जितने भी है ट्रैवल जो ईरान की तरफ करने वाले हैं उनको जो है नहीं करना चाहिए अभी, ठीक है, वेट करना चाहिए इंटरनल। लेकिन एक चीज है यहाँ पर पाकिस्तान ने बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा है कि हम जो है वो ईरान के इंटरनल मामलात में दखलंदाजी नहीं करेंगे, लेकिन ये भी चीज है कि कोई बाहर से इंटरफेरेंस ना करे, कि ये भी एक एक्सेप्टेबल चीज नहीं होगी। ईरान नेशन टर्मोइल एस्केलेटिंग प्रोटेस्ट एंड ग्लोबल टेंशन। अब देखा जाए तो इंटरनल अनरेस्ट इंटेंसिफाइज इन ईरान, अथॉरिटीज रिस्पॉन्ड विद क्रैकडाउन एंड इंटरनेट ब्लैकआउट एंड उसके बाद स्पार्किंग इंटरनेशनल कंसर्न्स वार्निंग। वही चीज जो हम डिस्कस कर रहे थे, अगर इंटेंसिफाइड क्रैकडाउन की बात की जाए तो यहाँ पर हमें 65 डेथ्स देखने को मिलती हैं और 2300 जो है यहाँ पर 2311 यहाँ पर अरेस्ट कर लिए गए हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स यही कर रही है कि
Iranian army and revolutionary guards war to protect system and blaming terrorist Israel and hostile groups। अब ये जितने भी है इनको जो है यहाँ पर वो कह लें कि इनसे प्रोटेक्ट करने की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए इंटरनेशनल वार्निंग, पाकिस्तान एडवाइज सिटीजन्स अगेंस्ट नॉन एसेंशियल ट्रैवल टू ईरान एंड यूएन फैक्ट फाइंडिंग मिशन अर्ज इंटरनेट रेस्टोरेशन। और यहाँ पर यूएनओ ने भी फोर्स किया है कि इंटरनेट को बहाल किया जाए, जाके जो यहाँ पर कह ले कि जेनोसाइड हो रही है या जो सॉरी यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनका सही से अंदाजा लगाया जा सके, ठीक है। तो अब पाकिस्तान ने भी जो कह ले कि अननेसेसरी जितने भी यहाँ पर ट्रेवल्स है उनको यहाँ पर रोक दिया गया है, ठीक है। यूएसए रेटोर की बात की जाए तो पूरा सुप्रीम जो लीडर है अयातुल्लाह खुमानी ने उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा है कि ये जो सारा मामला जो भड़का है ये सारा यूएसए की तरफ से आया है। तो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, ठीक है, ये चीज हमें नजर आती है। अनरेस्ट प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो बार बार जो है वो कह ले के यहाँ पर वार्निंग दे रहे हैं कि अगर आप प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कोई भी एक्शन लेते हैं तो यहाँ पर हम भी अटैक करेंगे। तो ये चीज यहाँ पर नजर आती है शूटिंग को लेकर, ठीक है। तो टोटली अगर देखा जाए तो यहाँ पर सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिके हमें देखने को मिल रहा है ईरान के अंदर, ठीक है। अब बात करेंगे जो कह ले कि चाइना और ताइवान के दरमियान में जो मामला हमें नजर आता है इस चीज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ कि जस्टिस मिशन जो कह ले कि 2025 जो चाइना की तरफ से यहाँ पर स्टार्ट किया गया अराउंड द ताइवान, और यहाँ पर बेसिकली ये बात की जा रही है कि चाइना के बात कर रहा है कि वन चाइना पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो ताइवान है वो बेसिकली चाइना का एक प्रोविंस है, तो इसलिए उसने ये मिशन स्टार्ट किया। लेकिन अगर देखा जाए तो ताइवान को जो है यूएसए ने $11 बिलियन के वो कह ले के आर्म्स सप्लाई करने की बात की थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है मसला एस्केलेट हुआ। और यहाँ पर चाइना ने फिर क्या हुआ कि 20 जो कह ले के यहाँ पर आर्म्स डिफेंस जो यहाँ पर डिफेंस फर्म्स जो थी यूएसए की उनको यहाँ उनके ऊपर यहाँ पर सैंक्शंस लगाए क्योंकि वो यहाँ पर काम कर रहे थे इसके ऊपर। तो ये चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन अब बात ये की जा रही है कि जिस तरह वेनेजुला के ऊपर हुआ है ना, जिस तरह यूएसए ने किया और जिस तरह कह ले कि निकोलस मदुरो को यहाँ पर अरेस्ट किया गया और पूरा कंट्रोल वेनेजुला के ऊपर लिया गया, क्या चाइना भी इस तरह ले सकता है? इसके अंदर कैपेबिलिटी हमें यहाँ पर नजर आती है। तो इस चीज को ऊपर यहाँ पर एनालिसिस करने वाले वेनेजुला स्टाइल स्ट्राइक ऑन ताइवान कुड प्रूव ट्रिकी फॉर चाइना एनालिसिस, ठीक है। ताइवान क्या कर डिफेंडिंग अगेंस्ट स्नैच ऑपरेशन। अब क्या कर रहा है यहाँ पर ताइवान भी अपना डिफेंस सिस्टम को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर रहा है। यहाँ पर टी डोम जो है यहाँ पर उसने अपना सिस्टम लॉन्च किया है जो बिल्कुल हमें जो है यहाँ पर इजराइल के अंदर जो नजर आता है उसके बिल्कुल कह लें कि सेम जो है हमें यहाँ पर टी डोम यहाँ पर हमें सिस्टम देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो चाइनीज ऑनलाइन कॉल फॉर वेनेजुएला स्नैच ऑफ ताइवान लीडर्स हाईलाइट बीजिंग एम्बिशंस येट एनालिस्ट्स की ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन चाइनाज मिलिट्री readiness for such a high risk operation, Taiwan remain vigilant against potential threats। उसके बाद ताइवान रोबस्ट डिफेंस सिस्टम, ताइवान क्या कर रहा है यहाँ पर अपने डिफेंस सिस्टम को बेसिकली स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जिस तरह वो यूएसए से भी अपने वेपन्स परचेज कर रहा है। पीछे उसका अगर देखा जाए तो बैकअप जापान से भी नजर आता है, क्योंकि जापान और यूएसए के दरमियान में जो है वो काफी कह लें कि कोर्डियल रिलेशन हमें नजर आते हैं, और इस तरह ताइवान और जापान का भी काफी है। तो ऑलरेडी अगर देखा जाए तो हमें जो सेनाएं हैं यहाँ पर जो हमें नजर आती है जापान की, तो उन्होंने बोला था अगर ताइवान के ऊपर कुछ भी कह ले के कार्रवाई या एक्टिविटी की जाती है तो इसको रिटेलिएट किया जाएगा। तो ये चीज नजर आती है। तो क्या अब जब से कह ले के जस्टिस मिशन 2000 यहाँ पर 25 हमें नजर आता है चाइना की तरफ से, क्या चाइना इसको कंट्रोल करने की पावर रखता है? तो ये चीज है। चाइना कैपेबिलिटी गैप्स की बात की जाए, डिस्पाइट एक्वायरिंग मॉडर्न आर्मामेंट्स, उसके बाद यहाँ पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी रिपोर्टेडली लैक रियल जॉइंट ऑपरेशंस एक्सपीरियंस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी। दो चीजें हमें यहाँ पर नजर आते हैं जिसकी वजह से वो यहाँ पर इसका कंट्रोल नहीं ले सकते, जिस तरह बेसिकली यूएसए ने वेनेजुला का कंट्रोल लिया। एक तो हमें यहाँ पर जॉइंट ऑपरेशन एक्सपीरियंस इनके नहीं है, जिस तरह यूएसए तो ऑलरेडी अगर देखा तो कहीं ना कहीं पे तो वो वॉर ही लड़ रहा होता है ना, तो हमें यहाँ पर देखने को मिले तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन चाइना को एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि चाइना की पॉलिसी जियो इकोनॉमिक है। तो अगर देखा जाए कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज हमें यहाँ पर देखने को कम मिलती है। इट्स कमांड स्ट्रक्चर स्टिल फेस चैलेंजेस इन फोर्स इंटीग्रेशन कंपेयर टू द बैटल टेस्टेड यूएसए मिलिट्री। उसके बाद हाई स्टैक्स एंड एस्केलेशन, एनी अटेम्प्ट टू सीज ताइवान लीडरशिप रिस्क रैपिड एस्केलेशन इनटू फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट।
अगर देखा जाए तो अगर ये चाइना ये काम करता है, और जिस तरह अगर देखा जाए ताइवान के जो प्रेसिडेंट है ली चांग, और वो जो टी डॉम और इस तरह का सिस्टम यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस करवा रहा है, डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करे, तो चाइना अगर यहाँ पर ये स्टेप लेता है तो यहाँ पर जो है कह लेके बहुत बड़ी वार जो है यहाँ पर स्टार्ट हो सकती है। तो ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास काफी इंपोर्टेंट वर्ड्स है हमारे। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर वर्ड रहेगा एस्फिक्सिएशन। एस्फिक्सिएशन का मतलब होता है सफोकेशन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, दम घुटना, कहीं पे ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो फिर क्या होना, एकदम से दम घुटने को बोला जाता है, सफोकेशन आप बोल सकते हैं, स्मूदरिंग जो है वो आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा। ठीक है, ये सिनोनिम्स और इंटोनिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा सीएसएस और पीएमएस के लिए। उसके बाद हमारे पास वर्ड है टॉम टॉम्ड। यहाँ पर बेसिकली एडवर्टाइजमेंट को बोला जाता है, जो इश्तिहार दिए जाते हैं उसको बोला जाता है, पब्लिश जो कह ले पब्लिसाइज किया जाता है उसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद अनस्केथ। अनस्केथ का मतलब होता है नॉट हार्म, जो बिल्कुल खतरे से खाली होता है, जो बिल्कुल नुकसानदेह ना हो, महफूज हो। ठीक है, अनहार्म्ड या अनटच्ड को बोला जाता है। उसके बाद हमारे पास वर्ड रहेगा डीकैपिटेशन। डीकैपिटेशन का मतलब होता है किसी को टॉपल कर देना, ये भी बोला सकता है रिमूवल कर देना या किसी का सर कलम कर देना, ये भी चीज यहाँ पर नजर आती है। रिमूवल ऑफ द हेड या मेटाफोरिकली अगर बोला जाए रिमूवल ऑफ द हार्ट, लीडरशिप, बिहीडिंग या रिमूवल। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड रहेगा डिफायंट। अब ये डिकैपिटेशन और एस्फिक्सिएशन और ये हमारे पास डिफायंट और ये फ्लरी, और ये इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे सिनोनिम्स और एंटोनिम के लिए। ठीक है, उसके बाद डिफायंट का शोइंग रेजिस्टर। ठीक है, डिसओबीडिएंट, ना फरमानी करना। ठीक है, आगे से रेजिस्ट करना। ठीक है, रेबिलियस। ठीक है, निट का मतलब होता है ज्वाइंट, एक दूसरे को ज्वाइन कर लेना, कंबाइन। ठीक है, ज्वाइंट या कर लेना या कह लेकर बाइंड हो जाना, इंटीग्रेट हो जाना। फ्लरी, फ्लरी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे पास, सडन ब्रस्ट ऑफ एक्टिविटी, एकदम से आग का भड़क जाना, एकदम से क्या होना, इश्तियाल अंगेजी होना या किसी मामले का भड़क उठना। ठीक है, उसके बाद है रश या स्पैट को बोल सकते हैं आप। रिक्रिस्टेंट, रिक्रिस्टेंट का मतलब था रीटाइटल या रीनेम्ड को आप बोल सकते हैं यहाँ पर। इंडेक्टमेंट, इंडेक्टमेंट का मतलब होता है यहाँ पर फॉर्मल एक्यूजिशन या क्राइम, किसी के ऊपर चार्जेस लगा देना या अक्यूज या इल्जाम लगा देना। ठीक है, ठीक है, फर्दे जुर्म लगा देना। ठीक है, इंडेक्टमेंट। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड रहेगा, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम फिर इसको जो है वो रिपीट है हमारा, ये रिपीटेड वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है जो रहेगा वर्ड फैनिंग। फैनिंग का मतलब है स्टीयरिंग अप, इंटेंसिफाइंग, भड़कना, हवा को मजीद जो है वो टेंशन को एस्केलेट करना। ठीक है, इनफ्लेमिंग या स्टरिंग। उसके बाद है लॉजिंग। लॉजिंग का मतलब होता है फॉर्मली सबमिटिंग, क्या सबमिटिंग, दर्ज करवाना या जमा करवाना, क्या करना यहाँ पर, जमा करवाना या दर्ज करवाना। ठीक है, फाइलिंग या सबमिटिंग को बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहेगा पैरानोया। पैरानोया का मतलब होता है इरेशनल फियर या सस्पिशन को बोल सकते हैं, मशकूक या डर को बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है रिकनाइसेंस। रिकनाइसेंस का मतलब होता है मिलिट्री स्कोटिंग या सर्विलियंस को बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर जासूसी खोज लगाने को बोल सकते हैं आप। ठीक है, कॉन्फिस्केशन। कॉन्फिस्केशन का मतलब होता है इनएक्सेशन, कब्जा कर लेना, सीजर को बोला जाता है। ठीक है, परल्यूड का मतलब होता है एन इंट्रोडक्टरी इवेंट, क्या होता है, इंट्रोडक्शन को आप बोल सकते हैं। परल्यूड का मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन या इब्तिदाइया बोल सकते हैं आप। पैलेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर स्मॉल कंप्रेस्ड बॉल को बोल सकते हैं, छोटी गोली को बोल सकते हैं, शूट या बीट को बोल सकते हैं, पैलेट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, ये पैलेट तो ऑलरेडी आपका कह लेकर प्रोटेस्टर्स में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर वोकैब होती है, जो आप लास्ट भी नोट डाउन किया करें। थैंक यू सो मच।